तो लाडलों, तुम्हारा स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट 99 के प्रारंभ बेंच में, जो आज से शुरू होने जा रहा है, यानी 1 मई से। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास हमारी 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। और यहाँ से आज हम ना लेसन स्टार्ट करेंगे। तो जब भी लेसन स्टार्ट करते हैं तो हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए, और बेसिक्स कहाँ पे लाई करेंगे, इससे पहले वाली क्लास में। तो हम थोड़ा सा इस लेसन में 9th क्लास की चीज़ों को देखेंगे, और उसके बाद में हम अपने 10th वाली जो मेन कोर्स है उसके ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमें समझने में, अंडरस्टैंडिंग में बहुत मदद मिलेगी। तो आज ये प्रारंभ बैच की फर्स्ट क्लास देखने में आपको बहुत आनंद आने वाला है, और ये अपनी शुरुआत कर रही है उसकी। तो लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देखो, 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक होता है, आपने सुना होगा, भौतिक परिवर्तन, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? आपने छोटी क्लासों में ज़रूर इसे पढ़ा होगा। तो ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो ये क्या है? तो ये आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि अपने जो लेसन पढ़ने वाले हैं वो है ही रासायनिक अभिक्रिया, और आपको रासायनिक परिवर्तन नहीं पता होगा तो आप नहीं इस लेसन को सीख सकते। भौतिक परिवर्तन यानी बार बार की चीज़। आप किसी चीज़ को देख रहे हो और सिर्फ उसका बार बार का रूप देख रहे हो तो वो भौतिक है। लेकिन आप किसी चीज़ को ये देख रहे हो कि ये चीज़ बनी कैसे है, इसके अंदर क्या मॉलिक्यूल है, क्या अणु है, क्या परमाणु है, तो ये क्या कहलाती है? ये रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। ठीक है, जैसे लकड़ को अगर मैं काटता हूँ, ठीक है, तो लकड़ को काटने पर भी लकड़ क्या रहेगी? लकड़ ही रहेगी ना, या उसके अंदर का कुछ चेंज हो गया? नहीं हुआ, सिर्फ उसका बाहर का रूप चेंज हुआ है। जब किसी चीज़ के बाहर का ही रूप चेंज हो तो इस परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर किसी चीज़ के अंदर चेंज हो जाए, जैसे अगर आपने दूध से क्या बना दिया, दूध से दही बना दिया आपने, तो दूध से जब दही बनाया तो दही में ना तो वो दूध वाला स्वाद रहने वाला है, और ना आप उस दही से वापस से दूध बना सकते हो। तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बाहर से ही नहीं बदली, ये अंदर से भी बदली है। ठीक है, जैसे एक इंसान होता है, एक इंसान कई बार क्या होता है, आपके सामने आपके दोस्त होंगे जो बाहर से तो अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे बड़ी नफरत करते हैं। और कई दोस्त ऐसे होते हैं जो जैसा अंदर से होते हैं वैसे ही आपको शो करते हैं, वैसे ही आपको बाहर से दिखाते हैं। तो ऐसे फ्रेंड ही रासायनिक परिवर्तन वाले होते हैं, जो जैसे अंदर से है वैसा ही बाहर दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन भौतिक परिवर्तन बाहर से अलग और अंदर से अलग, यानी सिर्फ बाहर दिखने में अलग हो रहे हैं, लेकिन अंदर से वैसे के वैसे ही है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। तो ये सबसे फर्स्ट बात थी। ठीक है, तो आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्यों मैंने बताया? क्योंकि जहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना, ये रासायनिक परिवर्तन क्यों होते हैं? ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं क्योंकि पदार्थ के अंदर क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। जब पदार्थ के अंदर के अणु चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, रिएक्शन, रिएक्ट करना। आपके सामने कोई सिचुएशन आई, शेर आई, और आपने क्या किया? आपके अंदर हार्मोन रिएक्ट करेंगे और आप भाग जाओगे। तो रिएक्शन यानी किसी चीज़ में बदलाव आना। किन के अंदर बदलाव आ रहा है? रासायनिक चीज़ों के अंदर। रासायनिक चीज़ों का मतलब अंदर किसी के बदलाव आ रहा है, तो यही रासायनिक परिवर्तन। यानी जहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होंगे, क्यों होंगे? रासायनिक अभिक्रिया की वजह से होंगे। तो ये है हमारा लेसन। ठीक है, तो आपके फर्स्ट लाइन ही दे रखी है कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है, वहाँ पे होता है रासायनिक परिवर्तन। तो जहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होगा वहाँ पे क्या हो रही होगी? रासायनिक अभिक्रिया। तो ये बात आपको याद रखनी है। रासायनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसे अपने देख सकते हैं, यानी देखने के तरीके होते हैं। जैसे आप क्या देख सकते हो, जहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा, वहाँ पे आपको देखेगा टेम्परेचर अलग हो जाएगा उस चीज़ का। वो गर्मी जो शायद पहले ठंडी थी वो थोड़ी गर्म हो जाएगी, यानी उससे हो सकता है कि गर्मी निकलने लग जाए। जैसे कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि अमल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या निकलती है? गर्मी निकलती है। तो टेम्परेचर चेंज हुआ ना। हो सकता है क्या? कलर चेंज हो जाए, कि आपने 2 चीज़ों को मिलाया और उनका कलर चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या बताता है कि शायद इस पदार्थ में क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और क्या हो सकता है? हो सकता है स्टेट चेंज हो जाए। हालांकि देखो,
ये चीज़ें है ना जो टेम्परेचर में, कलर में, स्टेट में चेंज, ये भौतिक परिवर्तन में भी होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, ये तीनों तो होगी, इसके साथ अंदर की चीज़ भी चेंज होगी, तो स्टेट में चेंज हो जाए, स्टेट भी चेंज हो जाए, स्टेट में चेंज। तो ये 3 चीज़ें आपको दिखने वाली है रासायनिक परिवर्तन के दौरान। तो यही रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बहुत सारे अपने को क्या करने पड़ेंगे, कंपाउंड याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे एलिमेंट याद करने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली बात क्या है कि हमें पता हो कि तत्व क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, ताकि हम क्या कर पाए, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ पाए। तो सबसे पहले हम उसी चीज़ को समझेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको ये बहुत मदद करने वाली है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखो मैटर होता है, मैटर क्या होता है, एक तो अपने बीच के मैटर हो जाते हैं और एक साइंस में मैटर होते हैं, दोनों ही सेम है। मैटर होता है कौन, जो जगह घेरता है, जो जगह घेरता है, ठीक है। जगह घेरने का मतलब उसके अंदर आयतन है, यानी वॉल्यूम है, ठीक है। और जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान यानी मास होता है। ऐसी चीज को क्या कहते हैं, अपने मैटर कहते हैं, है ना। जैसे कि आपके बीच में, दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है, कई बार क्या होती है, वो लड़ाई है बहुत सारे दोस्तों के बीच में फैल जाती है, तो बोलते हैं मैटर बड़ा हो गया। वैसे ही जब कोई चीज़ ज़्यादा जगह घेरने लग जाए तो मैटर बड़ा हो जाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, लड़ाई भयानक हो जाती है तो भी वो लोगों के बीच में फैल जाती है। तो क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान ज़्यादा हो वो भी क्या है, मैटर। यानी ऐसी चीज़ जिसमें जगह भी हो, यानी आयतन भी हो, जो जगह भी घेरती हो, और जिसमें मास भी हो, यानी द्रव्यमान भी हो, वजन भी हो, वो चीज़ क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। देखो कोई भी चीज़ होती है, एक इंसान होता है, उसके अंदर जैसे अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, वैसे ही मैटर के साथ भी सेम केस है। इसका जो सबसे, अगर मैं मैटर को तोड़ते जाऊँ, इस पदार्थ को तोड़ते जाऊँ, तो इसका सबसे छोटा हिस्सा आएगा जिसे मैं आगे विभाजित नहीं कर पाऊंगा, उसे क्या कहते हैं, परमाणु, एटम। तो परमाणु या एटम क्या होता है, मैटर का सबसे छोटा हिस्सा जो अविभाज्य हो, जिसे मैं आगे तोड़ ना पाऊं। देखो ए का मतलब नहीं विभाज्य यानी तोड़ना, यानी जिसे तुम आगे तोड़ ना पाओ वो क्या होते हैं, वो परमाणु होता है। तो ये क्या अविभाज्य करना है, जिसे तुम आगे नहीं तोड़ सकते। लेकिन साइंटिस्ट भाई रुकते हैं क्या, अपने रुकते हैं क्या, अपने को बोलते हैं कुत्ता मरा है मत देखना, लेकिन वहीं देखते हैं। वैसे ही साइंटिस्ट को बोलते हैं टूटेगा नहीं, साइंटिस्ट तोड़ के रहेंगे। तो जब साइंटिस्ट तोड़ते हैं इस चीज़ को, तो वो देखते हैं इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। जैसे फिल्मों में देखते हो तो एक हीरोइन होती है, एक हीरो होता है, और एक वो होता है जो इन दोनों के बीच में रोड़ा होता है, इनकी फैमिली, ठीक है। तो प्रोटॉन अपना लड़की है, इलेक्ट्रॉन अपना लड़का है, और इस लड़की जी के डैडी जी कौन है, ये न्यूट्रॉन है, फैमिली वाले, ठीक है। तो डैडी जी ले लो अपने, क्या है, डैडी, फादर। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये बड़ा निकम्मा होता है, इसे यानी आवारा टाइप होता है, लड़कियों के चारों ओर चक्कर काटता है ये। तो ये अपना क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। ये लड़के, ये अपने फादर के साथ, अपने परिवार वालों के साथ रहती है, ठीक है, घर के पास। और ये घर के पास क्या होता है, ये लफंडर इलेक्ट्रॉन। अब लड़का एक नहीं होता, तुमने देखा होगा फिल्मों में, लड़के लड़की के चारों ओर, हीरोइन के चारों ओर चक्कर काट रहे होते हैं, लेकिन लास्ट में वो मिलती एक को ही है, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं ऐसे चारों ओर इसके, ठीक है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे, तो ये भी जगह है, देखो जगह ज़्यादा लोंडे भी नहीं आ सकते, तुम्हें पता है विवाद हो जाएगा। तो जैसे पहले में 2 ही लोंडे आ सकते हैं, इसमें ज़्यादा आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बड़े आवारा किस्म के होते हैं, ये इसके चारों ओर घूम रहे होते हैं, इसे परेशान कर रहे होते हैं। तो ये याद रखना। और कहीं तो ऐसे होते हैं यार कि वो सोचते हमें तो मिलेंगे नहीं, ये तो पास पास ही रहने वाले हैं, ये तो दूर रह रहा है, भाग जाएगा, इसे और कोई मिल जाएगी, तो इसे जैसे कोई और मिलता है ना, ये उसके पास भाग जाता है। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये निकल सकती है, ये निकल सकती है। और हो सकता है किसको ये लड़की पसंद आ जाए, तो कोई इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है इस सर्कल में, हो सकता है ना।
तो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इसे कुछ और चीज़ मिल गई तो ये उसके पास भाग जाएगा, ठीक है। और किसे ये पसंद आ गई तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये प्रोटॉन कहाँ नहीं जाता, लड़की लोयल है भाई, प्रोटॉन लोयल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भाई दिल फेंक देता है अपना। तो इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है और आ भी सकता है, लेकिन प्रोटॉन नहीं आता। एक और चीज़ समझ सकती हो, प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन से कितना भारी होता है, 1870 गुना भारी होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन का भार 1 है तो प्रोटॉन का कितना होगा, 1870। अगर इलेक्ट्रॉन का भार 2 है तो प्रोटॉन का कितना होगा, इसका 2 गुना कर देना। यानी ये प्रोटॉन होता है बड़ा भारी होता है, और भारी लोग होते हैं ना हिलना पसंद नहीं करते। इलेक्ट्रॉन हल्का है, यह मस्ती से घूमता ही फिरूँ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से निकलता है, आराम से आता है, इसका ये रहता है। तो कभी याद रखना, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो वो दे भी सकता है, और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो वो ले भी सकता है, लेकिन वो प्रोटॉन का लेन देन नहीं कर सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। और मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि किसी भी चीज़ के अंदर प्लस और माइनस पाई जाती है, अच्छाई और बुराई पाई जाती है। तो वैसे ही एक परमाणु में भी जो माइनस वाली चीज़ होती है उसे अपने कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो प्लस वाली चीज़ होती है उसे कहते हैं प्रोटॉन। और कई चीज़ें ऐसी होती है जिनके ऊपर ना प्लस होता है ना माइनस होता है, उसे कहते हैं न्यूट्रॉन। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले ये 3 कण होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। और रहते कैसे है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रहेंगे, बीच में रहेंगे, ठीक है। और इसके चारों ओर कौन चक्कर काट रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन काट रहे होंगे। और जहाँ पे ये चक्कर काटते हैं उसे कहते हैं ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर। इसी को अपने कक्ष भी कहते हैं, कक्षा भी कहते हैं, है ना। देखो सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन पास में चक्कर काटेंगे उनकी एनर्जी अलग होगी, जो इलेक्ट्रॉन दूर चक्कर काटेंगे उनकी एनर्जी अलग होगी, है ना। तो ये वाली बात है। तो आपको इतना पहले क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में देखना, उसके बाद में अपने को ये समझना है कि यार मैंने परमाणु को तो देख लिया कि यह अविभाज्य कण है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। मैंने ये भी देख लिया कि ये रहते कैसे है, लेकिन मेन बात क्या है कि इसे दिखाते कैसे परमाणु को। क्योंकि असल में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे परमाणुओं के बारे में पढ़ना है। ये चीज़ तो 9th में थी, अब क्या चीज़ है जो तुम्हारे आगे आने वाली है। तो किसी भी परमाणु का सिंबल होता है ना, परमाणु का सिंबल वो आना चाहिए तुम्हें। तो परमाणु का सिंबल क्या होता है, परमाणु का सिंबल क्या होता है, देखो सबसे पहले आप मेन जो भी परमाणु का सिंबल होगा वो लिखोगे। लिखने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पर तो लिखोगे उसका नंबर को Z से लिखते हैं परमाणु की, और यहाँ पे लिखोगे उसका आप बार, क्या लिखोगे, बार लिखोगे। तो ये क्या होता है, परमाणु का क्रमांक होता है, परमाणु का नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और जो ये A होता है इसे कहते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। यानी हमेशा आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला सोडियम, तो आप सबसे पहले सोडियम का निशान लगाओगे Na, फिर क्या लिखोगे, यहाँ पे उसका नंबर लिखोगे, 11 नंबर पर आता है। फिर क्या लिखोगे कि उसका बार क्या है, उसका बार यहाँ लिखोगे। अब मैंने ये क्यों किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो ना ये परमाणु क्रमांक होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे बहुत सारी चीज़ें पता लगती है। ये याद रखना, जितना परमाणु क्रमांक होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है, मैंने बोला उसे Z कहते हैं। ये परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर। यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही नंबर होगा, उल्टा भी कह सकता हूँ ना। और किसके बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही किसी चीज़ के अंदर प्रोटॉन होगा, और उतना ही किसी का नंबर होगा किसी परमाणु का, ये भी कह सकते हो आप। लेकिन ये याद रखना, असल में अगर मुझे लास्ट में बोले कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो आप पेपर में सिर्फ प्रोटॉन करोगे। कब करोगे, जब आपको बोल रखा हो कि इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ का निकला हुआ है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया निकल सकता है, लेकिन प्रोटॉन निकल नहीं सकता। इसलिए अपने क्या बोलते हैं कि परमाणु का जो नंबर होता है ना, वो किसके ऊपर बेस होता है, वो प्रोटॉन के ऊपर बेस होता है। क्योंकि परमाणु में से आप प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, लेकिन परमाणु में से आप इलेक्ट्रॉन को तो निकाल सकते हो। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, इसलिए अपने कह देते हैं कि अगर परमाणु उदासीन है, उदासीन का मतलब ना उसने इलेक्ट्रॉन दिया है और ना ही उसने इलेक्ट्रॉन दिया है,
तो ये Z इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है लाडले, तो ये बात याद रख लेना। अब क्या होगा, ये जो परमाणु मास ये आपको परमाणु द्रव्यमान दिख रहा है जिसे अपने एटॉमिक मास कहते हैं, ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जोड़ के बराबर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जोड़ के बराबर, क्योंकि मैंने बोला था ये दोनों एक साथ रहते हैं। और असल में बताऊं, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया, इसका भार 1 है ना, अगर इलेक्ट्रॉन का भार 1 है तो इसका प्रोटॉन का लगभग कितना है? 1850 गुना है। और जितना प्रोटॉन का भार होता है उतना ही न्यूट्रॉन का होता है, तो न्यूट्रॉन का भी भार क्या है? 1850 गुना। यानी मान लो इलेक्ट्रॉन का भार मैंने 1 किलो लिया, तो इनका कितना आएगा? 1850 किलो। न्यूट्रॉन का भार भी कितना आएगा? 1850 किलो। तब सोचो, तुम सामान लेने की किसी दुकान पे, तुमने 10,000 1 रुपये का सामान लिया, तो तुम 1 रुपये दोगे क्या? तुम बोलोगे यार मैंने 10,000 का सामान लिया, उसके बदले में ये 1 रुपया कुछ भी नहीं है, तुम उस 1 रुपये को छोड़ दोगे, ठीक है। लेकिन यही मान लो तुम 1 रुपये का सामान ले रहे होते तो आंटी छोड़ देती क्या तुम्हें? आंटी बोलती लाडली रुपये निकाल तू पहले। तो वैसे ही इसका गेम है कि इलेक्ट्रॉन का भार यार 1 ही है, ठीक है, इनका देखो यार इतना ज़्यादा, तो असल में अपने बोलते हैं कि यार ये तो लगभग 0 के बराबर है। असल में भार परमाणु में किसके कारण होता है? असल में परमाणु के अंदर भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ के बराबर होता है, क्योंकि इनका भार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ कर देते हैं। अब देखना यार, मैं तो जानता हूँ ये कि जितने प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर होता है, तो मैं इस प्रोटॉन की जगह क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? Z लिख सकता हूँ, तो मैं Z लिख दूंगा, ठीक है। अब मैंने Z लिख दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे पेपर में बोलेगा कि न्यूट्रॉन निकालो, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालूंगा मैं? सबसे मेन बात ये रहेगी ना, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा आपको ये देखना है। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, यहाँ से देखना, ये न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, ये Z जो यहाँ पे प्लस में n के साथ में, न्यूट्रॉन के साथ में, ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सर ये माइनस क्यों हुआ? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, तुमने ये पेपर में पक्की करी होगी, x + 4 = 5। फिर तुम क्या करते थे, ये 4 यहाँ पे जोड़ में वहाँ ले जाते थे और क्या करते थे, 5 में से 4 माइनस किया, सर 1 आएगा। यही करते थे ना। ये कैसे क्यों करते थे? तो ये वैसा ही गेम है। देखो तुमने देखा होगा, एक स्कूल है, मान लो एक क्लास है, उसमें लड़के भी बैठी है, लड़कियाँ भी बैठी है। एक लड़का है मस्तीखोर, वो लड़कियों के बीच में जाके बैठ गया। सर आए तुम्हारे, उन्हें पता लग गया यार ये लड़का तो बीच में आके बैठ चुके हैं लड़कियों के, तो वो क्या करेंगे, ओ यहाँ से लड़कों वाली लाइन में जाए, ऐसे बोल लेंगे ना, और वो लड़कों वाली लाइन में जाएगा। देखो जब वो लड़कियों वाली लाइन में बैठा था खुश था बड़ा, जैसे वो लड़कों वाली लाइन में गया वो बोलेगा यार हम, तो वो क्या बोलेगा, अरे यार क्या हुआ, ऐसे बोलेगा ना। तो वैसे ही गेम है। देखो एक्स को तुम लड़की मान लो और ये जो नंबर है इन्हें तुम लड़का मान लो। ये देखो अभी खुश है लड़का, ये 4 जब यहाँ पे बैठा है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे बैठा है, जैसे ही मैं इसे लड़कों वाली लाइन में भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। कई लड़के ऐसे भी होते हैं कि उन्हें सर लड़कियों के बीच में बिठा देते हैं और उन्हें शर्म आ रही होती है, और जैसे वो लड़कों के बीच में जाते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे खुश हो जाता है, चलो ठीक है शर्म आनी तो बंद हुई। तो ये है, अगर यहाँ पे प्लस में है ये तो वहाँ जाके ये माइनस में हो जाएगा बराबर के निशान के। अगर यहाँ पे ये माइनस होता तो वहाँ जाके ये प्लस हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। जैसे ही मैं बराबर के निशान के इस साइड किसी चीज़ को ले जाता हूँ तो उसका निशान चेंज हो जाता है, ये बात याद रखना। इसलिए क्या हुआ, जेड को जब मैं यहाँ पे लेके गया तो इसका निशान चेंज हो गया और a - z आया। n कितना आया, न्यूट्रॉन कितना है, a - z। तो मैंने बोला जैसे ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सबसे पहले। तो मैं होप करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखना आगे, मैंने बोला, मैंने सोडियम लिखा, Na लिखा, ठीक है, इसका नंबर 11 है, इसमें इसका भार 23 है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगा कि यार आप पहले खुद से इसमें बताओ कि इसमें Z कितना है, इसमें A कितना है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन कितने हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप ये सब निकाल सकते हैं।
तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, रिकॉर्डेड ही है भाई, अभी नहीं कर पा रहा तो फिर देख ले, रोक पोज कर लेना, पोज का बटन होता है, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, ये जेड होता है भाई, तो जेड कितना है वो 11 है। ऊपर वाला नंबर क्या होता है ए, यानी ये होता है भार। इतना समझ आ गया। मैंने बोला था जितना जेड होता है, जेड कितना है 11, उतने ही क्या होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और देखो इसमें बोला है कि इसने इलेक्ट्रॉन निकाला है, या मैंने बोला आपको इसने इलेक्ट्रॉन डाला, नहीं बोला। तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इन दोनों का नंबर सेम होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, जितना किसी के अंदर अच्छाई है उतना ही बुराई। साइंस में तो ऐसे चलता है, हालांकि इंसानों में तो कईयों के अंदर बुराई ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, चल जानते ही यार, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ए देख लो, ए क्या होता है, जेड प्लस एन होता है। तो मैंने बोला था न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, ए में से जेड घटा दो। ए कितना है 23 है, जेड कितना है, जेड 11 है। तो 23 में से 11 गई, कितने बचे 12, यानी सोडियम के अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं 12, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11, प्रोटॉन कितने होते हैं 11, इसका नंबर कितना है 11 और इसका बार कितना है 23। तो ये याद रखना आपको। अब मैं बोलूँ यार मैं इतना करूँगा कि बारी बारी मज़े नहीं आएंगे, तो तुम क्या करोगे, सिंपल देखोगे कि ये नंबर कितना दे रखा है 11, तो तुम बोलोगे सीधे इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे 11 होंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि अभी इसने ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11 ही होंगे, ठीक है। इसका बार कितना है 23 है, तो आप सीधे 11 को 23 में से घटा दोगे, और जैसे 11 में से 23 में से 11 को घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, और वो कितने मिल जाएंगे 12। तो ये सबसे फास्ट तरीका है कि आप ऐसे करो, क्योंकि पेपर में असल में आपको फर्स्ट करना पड़ेगा अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे। तो यहाँ से आपको देखना है कि 11 नंबर है तो प्रोटॉन भी 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, और अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना है तो आप क्या करोगे, इस 23 में से सीधे इस 11 को घटाओगे और आपको न्यूट्रॉन का नंबर मिल जाएगा। ये सबसे फास्ट तरीका रहेगा। अब देखो एक शब्द बहुत आपके सामने आने वाला है, एक शब्द आएगा आयन। ये आयन क्या होता है, बड़ा कंफ्यूज किया होगा आपको। तो आयन क्या होता है, देखो जब कोई अणु, जब कोई परमाणु या आपका कोई अणु या आपका यौगिक ये क्या करते हैं, ये परमाणु और अणु कभी कभी अपना इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन वो छोड़ देते हैं, ये कभी कभी इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। जब कोई परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे या इलेक्ट्रॉन को ले ले, इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो क्या होगा। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो देखो मैंने बोला था जितना किसी चीज के अंदर प्लस होता है उतना ही किसी चीज के अंदर माइनस होता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। तो सोच के देखो उसके अंदर प्लस वाली चीज ज्यादा बच गई ना, क्योंकि प्लस तो कम होता ही नहीं है ना ज्यादा होता, लेकिन आपने माइनस वाली चीज को निकाल दिया। तो जब कोई परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है ना, तो वो क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है, धनावेश हो जाती है। क्या हो जाती है, धनावेश हो जाती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव हो जाती है वो। और क्योंकि परमाणु और अणु जब इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आयन। तो इस धनावेश के कारण जो परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और ये धनावेश बना, इसलिए इसका नाम क्या होगा, धनायन। क्या होगा, धनायन। ये देखो अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या हो गया, प्रोटॉन तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया यानी नेगेटिव चीज बढ़ गई, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। ऋण का मतलब होता है माइनस, यानी नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। और अगर किसी चीज के ऊपर ऋणावेश आ जाए तो उससे अपने कहते हैं ऋणायन। क्या कहते हैं, ऋणायन, यानी क्या कहते हैं, ऋणायन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसे इंग्लिश में कहते हैं केटायन, धनायन को, और इसे इंग्लिश में कहता है एनायन। तो आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आयन क्या होता है। और अपने को बहुत सारे आयन इसी क्लास में पढ़ने हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आपको 20 तक के तत्व आने चाहिए जो मैं लिखूँगा और आपको अच्छी तरह नोट डाउन करने हैं वो। इससे पहले आप ये चीज़ लिख सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद में देखो जब हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे तो पहले मैं 10 लाइनें लिख रहा हूँ, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा, अब ये क्या है, ये परमाणु नंबर है, ये क्या जेड लिखा है मैंने, परमाणु का नंबर लिखा है। इसके बाद में मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि मैंने परमाणु का नंबर लिख दिया, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 7 8 9 10। असल में कितने तत्व होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, तो 118 होते हैं। उस 118 में से मैं आज आपको 20 बताऊंगा और वो 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखना, ऐसा परमाणु जिसका नंबर 1 होता है, तो नंबर 1 पर कौन सा आता है, यहाँ पे मैं नेम लिखने वाला हूँ। तो कौन आता है, हाइड्रोजन आता है। कौन आता है, हाइड्रोजन। 2 नंबर पर कौन आता है, हीलियम आता है। 3 नंबर पर क्या आता है, लिथियम आता है। 4 नंबर पर क्या आता है, बेरिलियम आता है। 5 नंबर पर क्या आता है, बोरोन आता है। 6 नंबर पर क्या आता है, कार्बन। मैं एरो लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आता रहे। 7 नंबर पर क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। 8 नंबर पर क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। 9 नंबर पर क्या आता है, फ्लोरीन आता है। चालू कर दूँ, ठीक है। और 10 नंबर पर क्या आता है, नियोन आता है। ये तो हो गए नाम। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको इसका प्रोटॉन की संख्या, और यहाँ पे आपको लिखना है, ये मैं मिटो रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये तो मिट गया आपका लेसन का नाम, तो चिंता मत लो अभी तो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा इलेक्ट्रॉन का नंबर, यहाँ पे लिखूँगा भार, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ न्यूट्रॉन का नंबर। यहाँ पे मैं लिखूँगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और यहाँ पे मैं लिखूँगा संयोजकता। अब ये वर्ड क्या होते हैं, देखो ये मैं तुम्हें बीच में ही समझा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देखना, हाइड्रोजन है, क्योंकि 1 नंबर है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 1 होगा। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा। हीलियम है, वो 2 नंबर पर है, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे। लिथियम कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 3 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 3 होंगे। बेरिलियम कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 4। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 4। बोरोन कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर है। आप ना साथ में जो मैं बोल रहा हूँ तो आप खुद से नाम लिखोगे, क्योंकि जब खुद से लिखोगे तो आपको याद होंगे, ठीक है। बोरोन कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 5। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 5। कार्बन कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। नाइट्रोजन कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर, तो इसके अंदर कितने होंगे, 7 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7। ऑक्सीजन कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, 8, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8। फ्लोरीन कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 9 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे। नियोन कितने नंबर पर है, 10 नंबर पर, तो इसमें प्रोटॉन भी 10 और इलेक्ट्रॉन भी 10। यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर लेकिन बार का तो आपने बताया नहीं, बार कैसे निकालूंगा मैं, ये तो बड़ा मुश्किल है सर, कैसे करूं? तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूं। तो बच्चों ये याद रखना, अगर आपका परमाणु क्रमांक सम संख्या, सम संख्या यानी जो 2 के पहाड़े में आते हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं, ठीक है। ये चल लिख लेना लाए, यानी अगर आपका परमाणु क्रमांक आपको मैं सम संख्या दे दूं, तो आपको क्या करना है, किसी का भी बार निकालने के लिए, किसी का भी बार निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका 2 गुना कर दोगे और आपका बार मिल जाएगा। अगर किसी का परमाणु क्रमांक विषम संख्या हो तो आप क्या करोगे, किसी भी परमाणु का क्रमांक जो विषम संख्या में होगा उसके लिए आप क्या करोगे, बार में, बार के लिए आप 2 गुना तो करोगे ही परमाणु क्रमांक का, उसमें 1 और जोड़ दोगे। जोड़ दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, परमाणु का क्रमांक मिल जाएगा। ये याद रखना। लेकिन कुछ ऐसे जो ना होते हैं ना, कुछ अलबादी कांच टाइप, तो कुछ अलबादी कांच इसमें भी होते हैं, ठीक है, जिनका आपको याद रखना पड़ेगा, जो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। वो कौन से है, एक तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, एक विषम संख्या है, और मैंने बोला अगर विषम संख्या होगी तो आप क्या करोगे, उसका 2 गुना करोगे, उसमें 1 प्लस करोगे, तो इसका बार 3 होना चाहिए था, लेकिन इसका बार कितना होता है, इसका बार 1 ही होता है। कितना होता है, 1 होता है। बेरिलियम होता है, बेरिलियम ये 4 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। तो 4 नंबर क्या है, सम संख्या है,
तो इसका बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 4 का 2 गुना करना पड़ेगा, तो 8 होना चाहिए था, लेकिन ये भी शरारती है, 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। सेम इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में एक आएगा ऑर्गन। ये ऑर्गन क्या है, ये 18 नंबर पर आता है। 18 क्या है, 18 एक सम संख्या है, तो इसका बार कितना होना चाहिए था, इसका बार होना चाहिए था इसका बार होना चाहिए था 36, लेकिन होता कितना है, इसका बार होता है 40। और एक अपना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं लिथियम, लिथियम कितने नंबर पर आता है, लिथियम आता है 3 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। 3 क्या है, विषम संख्या है, तो मुझे इसका अगर बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका 2 गुना करना पड़ेगा। तो 2 गुना करो 3 का 6 होता है, और उसमें एक जोड़ना पड़ेगा यानी 7, लेकिन इसका बार 7 नहीं आता, ये बात तुम्हें याद रखनी है, इसका बार 6 आता है। रोकना भैया। तो मुझे लगता है यार यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसे काटना चाहिए। नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन है वो 7 नंबर पर आता है। 7 क्या है, विषम संख्या है, तो इसका बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 का 2 गुना करो 14, और उसमें एक जोड़ो 15, लेकिन इसका बार 15 नहीं होता, इसका बार कितना होता है, इसका बार होता है कितना, 14। तो ये थोड़े अलग चीज़ है जो तुम्हें ध्यान रखनी है। ये कॉपी के ना ऊपर ऊपर ये बातें तुम्हें लिखनी है ऐसे बंद करके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इसे लिखो, और फिर मैं इसे क्योंकि रब करने वाला हूँ, तो आप इसे अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके लिख लो, ठीक है। मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा ये। तो अब देखना, तो मैंने बोला देखो हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1 है, और मैंने बोला था हाइड्रोजन ऐसा है जिसका बाहर तो होना 3 चाहिए था, लेकिन है कितना, 1 है। तो मैं इसे सर्कल में डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ अलग है ये, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होगा। देखो ये हीलियम का नंबर कितना है, 2। 2 क्या है, सम संख्या, और सम संख्या का बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 का 2 गुना करना पड़ेगा, तो 2 का 2 गुना 4, ठीक है। लिथियम है, लिथियम का नंबर कितना है, 3। 3 क्या है, विषम संख्या, और विषम संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ता था, इसका 2 गुना करके एक प्लस 3 का 2 गुना 6, और 6 में एक जोड़ा 7। फिर आएगा बेरिलियम। बेरिलियम का मैंने बोला था कि यार ये तो है तो सम संख्या, और सम संख्या के लिए बाहर निकालना तो कैसे निकालोगे, 2 गुना कर दोगे, यानी 8 होना चाहिए था, लेकिन इसका होता है कितना, 9। तो इसे भी अपने सर्कल में डाल देंगे, ठीक है। लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो बोरोन का नंबर कितना, 5, तो 5 का 2 गुना किया 10, और एक जोड़ा 11, तो इसका बार कितना होता है, 11। कार्बन है, उसका नंबर कितना है, 6, और 6 का जब तुम 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। नाइट्रोजन का नंबर कितना है, 7। तो मैंने बोला 7 तो यार विषम संख्या है, और विषम संख्या के लिए अगर मुझे बाहर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, 7 का 2 गुना करो 14, और उसमें एक जोड़ो 15, लेकिन इसका बार 15 नहीं होता है यार, इसका बार 14 होता है, तो ये याद रखना, ठीक है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन है ना वो 8 नंबर पर आती है, और 8 क्या है, सम संख्या। सम संख्या के लिए बाहर निकालना हो तो क्या करोगे, 2 गुना करोगे आप, तो क्या आ जाएगा, इसका बार 16। अब मैं इसे भी सर्कल में डाल रहा हूँ, देखो 14 को। फ्लोरीन है, वो 9 नंबर पर आता है। 9 नंबर क्या है, एक विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए आप क्या करोगे, 9 का 2 गुना 18, और उसमें एक जोड़ दो 19, ठीक है। नियोन कितने नंबर पर आता है, 10, और 10 क्या है, एक सम संख्या, तो आप क्या करोगे, इसका 2 गुना कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, 20। तो इतने तो आपको मैंने करवा दिए। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, तो मैंने बोला था यार बाहर में से क्या करना है, प्रोटॉन घटा देना है। 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया, 1 बचेगा। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, ठीक है। 9 में से 4 गया, 5 बचेगा। 11 में से 5 गया, 6 बचेगा। 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। 14 में से 7 गया, 7 बचेगा। 16 में से 8 गया, 8 बचेगा। 19 में से 9 गया, 10 बचेगा। और 20 में से 10 गया, 10 बचेगा। ऐसी स्पीसीज, ऐसी चीज़ें, ऐसे परमाणु या आयन जिसमें क्या हो, न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है, उसे कहते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉनिक। तो देखो यार, तुम्हें दिख रहा होगा इसमें भी न्यूट्रॉन 6 है, इसमें भी न्यूट्रॉन 6 है। तो बोरोन और कार्बन आपस में क्या सम न्यूट्रॉनिक है। आप देखोगे यार
फ्लोरीन में और नियोन में न्यूट्रॉन सेम है, तो ये भी क्या है, ये भी सम न्यूट्रॉनिक है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है ना, उसे सम न्यूट्रॉनिक या आइसोन्यूट्रॉनिक कहते हैं। ये हालांकि हमारी बात नहीं है मेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बढ़ते हैं, तुमने यार सीखा होगा कि मान लो मैंने बोला मेरे पास सोडियम है, ठीक है, इसका नंबर क्या होता है, इसका नंबर 11 होता है। तो मैंने बोला इसे तुम्हें क्या करना है, इसका चित्र बनाना है। तुम क्या करोगे, बीच में प्लस डालोगे, इस प्लस को कहते हैं नाभिक, और इस नाभिक में कौन रहता है, इस नाभिक में एक तो प्रोटॉन रहता है और एक न्यूट्रॉन रहता है। क्योंकि आप जानते हो सारा का सारा प्लस किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर। तो अपने ऐसे भी कह सकते हैं ना कि सारा का सारा प्लस किसके अंदर होता है, परमाणु के नाभिक में होता है। इसके चारों ओर क्या होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं। इन एनर्जी लेवल या रूम्स में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो याद रखना, पहले रूम को कहते हैं के, दूसरे को एल, और ऐसे करते करते आप कितने भी रूम बना सकते हो, के के बाद में एल, उसके बाद में एम, फिर उसके बाद में एन, उसके बाद में ओ। तो ये तो आपकी मर्जी है। देखो ये आपको याद रखना है कि मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मैं इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा। तो एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का सूत्र क्या होता है, तो ये आपको लिखना है। देखो फॉर्मूला क्या है, 2n²। क्या है, 2n²। यहाँ पे n क्या है कि आप पहले वाले में हो या दूसरे वाले में। जैसे ये n बराबर 1 है, रूम नंबर 1, ये क्या है, रूम नंबर 2, अगला वाला क्या होगा, रूम नंबर 3। तो देखो आपको यहाँ पे रूम नंबर लिखना होता है कि n बराबर 1 लिया या आपने n बराबर 2 लिया। तो मैंने बोला कि मैं n बराबर 1 लेता हूँ, देखते हैं कि k वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो आपने क्या बोला, मैं इस n की जगह 1 रखूँगा, तो n की जगह 1 रखो। जब 1 के ऊपर 2 आ गए, इसका मतलब क्या, आपने 1 को 2 बार गुना किया है, और 1 को 2 बार गुना करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और 1 को जब 2 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। n बराबर अगर मैं 2 लेता तो क्या आता, मुझे इस n की जगह 2 लिखना पड़ता, तो मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 दूनी 2 8 होता है। तो दूसरे वाली में 8 आएगा। तीसरी वाली में कितने आएंगे, तो मैं क्या करूंगा, n की जगह 3 लिख दूंगा, ठीक है। n की जगह क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। और 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 बार गुना करो, तो 3 3 9 होता है, ठीक है। उस 9 को 2 से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा, 18। तो सर क्या मैं तीसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये याद रखना। देखो ये रूल तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके साथ एक और एडिशनल बात होती है कि अगर कोई कक्षा लास्ट वाली है, तो लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमेशा लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लास्ट वाली कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते आप। ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना, ठीक है। अब सर मैं तो सोडियम को लिया है, तो सोडियम में कितने हैं, देखो 11 नंबर है तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस 11 इलेक्ट्रॉन को तुम भरोगे, ठीक है। तो कैसे भरोगे, पहले में 2 आते हैं, देखो तो तुम पहले में 2 भर दोगे, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिखा दोगे, ठीक है। फिर क्या है, दूसरे में 8 आ सकते हैं, और मेरे पास कितने बच गए, 9 बच गए। देखो 11 में से 2 यूज़ कर लिए तो 9 बच गए, तो 8 यहाँ पे यूज़ कर लोगे और 8 भर दोगे। 2 3 4 5 6 7 8, एक और इलेक्ट्रॉन बच गया ना। देखो 2 और 8 तो 10 होते हैं, मुझे 11 भरने हैं, ये 1 आ गया। ये कहाँ जाएगा, ये अगली वाली में जाएगा। तो आप अगली वाली बनाओगे सर्कल, ठीक है, ये लिखकर आप अगली वाली बनाना, और उसमें यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देना। तो ये क्या हुआ, ये सोडियम का चित्र हुआ। लेकिन बारी बारी चित्र बनाएंगे अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता ना। तो वो वाली बात है, आपको सिंपल इलेक्ट्रॉन भरने आने चाहिए। मैंने बोला यार मेरे पास एक चीज़ है जिसका नंबर 37 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, उसके अंदर आप क्या भरोगे। मैं जानता हूँ पहले में कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो आपने 2 भर दिए। दूसरे में कितने आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी तक 10 हो गए, 27 बचे। देखो तीसरे में कितने आते हैं, 18 आते हैं, तो कितने हो गए, 2 और 8 10, 10 और 18 28। फिर क्या हुआ, देखो फिर आप बोलोगे यार कितने बचे, 9। चौथे में कितने आ सकते हैं, तो चौथे में 32 आ सकते हैं। आप निकाल के देख लेना, देखो फॉर्मूला है। क्या करोगे यहाँ पे 4 लिख दोगे, और 4 का स्क्वायर 16, 16 की जगह 2 का गुना कर दिया, 16 में 2 का गुना 32, यानी आप चौथे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 32। लेकिन बच्चे कितने, 9, तो आपने 9 लिखा। क्या ये सही है क्या, तो बच्चों ये सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि लास्ट वाली में भले ही आप 32 भर सकते हो, देखो चौथी में कि, लेकिन ये चौथी क्योंकि लास्ट वाली बन चुकी है, तो आप इसके अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 9 में से
आप क्या करोगे, ये चीज़ तो सेम रहेगी, लेकिन इस 9 में से आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर अगली वाले में भेजोगे, क्योंकि लास्ट वाले में 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। भले ही चौथी में 32 आ जाएंगे, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन मैं चौथी में क्योंकि वो लास्ट हो चुकी है इसलिए मैं उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकता, और ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं, ये अगली वाले में चल जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन भरना ही क्या कहलाता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो ये संयोजकता क्या है सर, कि यार संयोजकता का मतलब ये है कि लास्ट वाली में 8 है, कोई भी बंदा है ना वो अपने आप को पूरा करना चाहता है, क्या करना चाहता है, पूरा। तो इस चक्कर में वो इलेक्ट्रॉन को देगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। देखो इसे क्या है, इसे 8 करने, लास्ट वाली में 1 ही है, तो ये क्या करेगा, 1 को देना ज़्यादा आसान है या 7 को लेना ज़्यादा आसान है। आप बोलोगे यार 1 को देना ज़्यादा आसान है, तो ये 1 को छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, लेकिन प्लस तो उतना ही है ना, तो ये चीज़ प्लस हो जाएगी, ठीक है। सेम सोडियम में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाली में, कितने होने चाहिए, 8। तो ये क्या करेगा, नहीं तो 7 लेगा, नहीं तो 1 देगा, तो ज़्यादा आसान क्या है, 1 छोड़ना आसान है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और ये माइनस की कमी हुई है, ठीक है, तो पॉजिटिव बढ़ गया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सोडियम के ऊपर +1 आता है। अब अपने देखेंगे हर एक के ऊपर कितना प्लस आता है, कितना माइनस आता है, ये चीज़ तो अपने को देखनी है। तो ये आप लिख लो इतना, क्योंकि ये मैं मिटाने वाला हूँ। देखो तब क्या रह गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रह गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो देखो इसके अंदर था ही इलेक्ट्रॉन 1, और पहले में मैं कितने भर सकता हूँ, 2, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन भर दोगे। फिर इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 2, तो आप कितने भर सकते हो, पहले में 2 ही भर सकते हो। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो पहले में 2 और दूसरे में, क्योंकि मैं पहले में तो 2 ही भर सकता हूँ, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आगे वाले में चल जाएगा, आगे वाले में। अब देखो इसका नंबर है 4, तो मैं पहले में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ, 2, कितने बाकी रहे, 2, ये जाएंगे आगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले में भर दिए, और जो बाकी के 3 होंगे वो आगे चल जाएंगे, तो आगे चल गए। इसके बाद में कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। देखो मैंने प्रोटॉन पर हाथ रख दिया, लेकिन समझ जाना जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 6 हैं। अब क्या होगा, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले में तो 2 भर दिए, दूसरे में कितने आ जाएंगे, 4, ठीक है। ये 7 नंबर पर है, तो 7 नंबर पर है, तो पहले में 2 और दूसरे में 5। फिर अगले में क्या होगा, पहले में 2 दूसरे में 6। फिर अगले में क्या होगा, पहले में 2 और दूसरे में 7। और अगर आप इसमें भरते हो तो ध्यान से देखना, 10 नंबर है ना, तो इसमें पहले में तो 2 आगे और दूसरे में 8 आगे, क्योंकि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। ऐसी चीज़ें जो पूरे इलेक्ट्रॉन रखती है, ये क्या होती है, किसी से जुड़ती नहीं है, और ये किसी से जुड़ती नहीं है, और ये क्या होती है, अक्रिय है, क्योंकि किसी से जुड़ता नहीं है जो चीज़, उसे अपने कहते हैं अक्रिय है ये, ठीक है। जो किसी से क्रिया ना करे इसे अक्रिय कहते हैं, तो इन्हें अक्रिय गैस भी कहते हैं, और इन्हें नोबल मेटल यानी उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी से जुड़ती नहीं है, क्योंकि इनके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, लेकिन इनके अंदर नहीं है। देखो इन्हें 8 करने हैं तो ये जुड़ेगी। अब देखो संयोजकता क्या होगी, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और पहले में होने कितने चाहिए, 2, तो ये क्या कर सकते हैं, 1 को छोड़ भी सकता है और 1 को ले भी सकता है, तो इसकी संयोजकता +1 भी हो सकती है और इसकी संयोजकता -1 भी हो सकती है। सेम इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 है, पहले में होने कितने चाहिए, 2, तो ये भी क्या करेगा, ये भी उत्कृष्ट मेटल है, इसकी संयोजकता भी 0 होगी, क्योंकि पहले में 2 है और 2 ही होने चाहिए। इसमें देखो पहले में तो 2 है, दूसरे में 1 है, और मैं जानता हूं कि दूसरे वाले में 8 होने चाहिए, तो ये क्या करेगा, नहीं तो 7 को लेगा, नहीं तो 1 को छोड़ेगा, और 1 को छोड़ना आसान है, तो ये क्या करेगा, +1 करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। ये क्या करेगा, 6 को लेगा या 2 को छोड़ेगा, तो ये 2 को छोड़ेगा, तो इसका +2 आ जाएगा। ये क्या करेगा, 5 को लेगा या 3 को छोड़ेगा, तो 3 को छोड़ेगा, +3 आ जाएगा। ये क्या कर सकता है, देखो कार्बन बड़ा खास है, और ये आगे आपका शायद चौथा चैप्टर ही कार्बन के ऊपर है, तो आप उसमें देखोगे कि कार्बन के ऊपर पूरा चैप्टर है। क्यों है, क्योंकि देखो ये 4 है, और मैंने बोला कि दूसरे वाले में होने कितने चाहिए, 8, तो ये 4 ले भी सकता है और 4 छोड़ भी सकता है, तो +-4। ये क्या करेगा, देखो दूसरे में 5 है, होने कितने चाहिए, 8, तो ये 3 को लेना ज़्यादा फायदेमंद समझेगा, 5 को छोड़ना, 3 को लेना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेगा तो माइनस ज़्यादा हो जाएगा, -2। ये क्या करेगा, 7 को छोड़ेगा, 1 को लेगा, तो 1 को लेना आसान है ना, तो ये 1 को लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर माइनस चढ़ जाएगा, कितना, 1,
और ये लेगा ना देगा तो ये 0। तो बच्चों ये याद रखना, आज तो अपने 10 ही कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा देखो प्रोसेस है, ये साइंस होती है, एक दिन की बात है नहीं ना, कोई भी सब्जेक्ट एक दिन की बात नहीं है, समझने में टाइम लगता है। तो आगे के जो 10 एलिमेंट होंगे, 10 परमाणु होंगे, वो आपको मैं कल बता दूंगा, ठीक है। और कुछ आयन होंगे जो अपने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में इतनी मदद करेंगे, इसलिए अपने को क्या करना है, वो आयन है, वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी खुशियाँ, ठीक है। आप खुश रहो और स्वस्थ रहो और थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।